We are starting with next question, homework section, question number 10. Question number 10, 11 ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन रीड करते. From the following summary cash account of Mr. X Limited, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2001 in accordance with AS3 revised using direct method, and the company does not have any cash equivalents. फिर आपको पूरा कैश अकाउंट आपको दिया है जिसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इस पर दी डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड के अंदर हम तीन एक्टिविटी जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर फिर हम पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करते. अपना जो स्टार्टिंग होता है वो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट जो होता है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. ठीक है. सो कैलकुलेशन जो अपना स्टार्ट होगा वो अपना स्टार्ट होगा सबसे पहले ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग कैश बैलेंस इज गिवन 50. तो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो लास्ट में यहाँ पे शो कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली, दैट इज 50. इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर इश्यू करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा 300. रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा. रिसीव फ्रॉम कस्टमर दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 2800. सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा. सेल ऑफ फिक्स एसेट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर शो कर देंगे 100. इसके बाद है पेमेंट टू सप्लायर. पेमेंट टू सप्लायर मीनिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स. फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट परचेज किया तो इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो होगा. सो 200 माइनस साइन से. ओवरहेड एक्सपेंस एंड वेजेस 200 एंड 100 टोटल करें तो 300 होगा. और ओवरहेड एक्सपेंस एंड वेजेस ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस में शो कर देंगे 300. आफ्टर दैट टैक्सेशन अमाउंट पेड 250, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा. टैक्स पेड 250. डिविडेंड 50, डिविडेंड पेमेंट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे 50 आउटफ्लो. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको भी शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस साइन से 300. एंड लास्ट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इज गिवन 150, वो लास्ट में यहाँ पे आएगा. ठीक है. अब टोटल सब बाहर ले जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल आ रहा है 250, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल 100 और फाइनेंसिंग का -50. ये तीनों का प्लस माइनस और ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे तो आंसर अपना ये क्लोजिंग कैश बैलेंस 150 यहाँ पे मैच हो जाएगा. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. साथ में कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड समरी ऑफ कैश. पूरा अगेन कैश अकाउंट आपको दिया है जिसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है. एंड कंपनी का नाम लास्ट में लिखा है हिल्स लिमिटेड, तो ऊपर कंपनी का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ हिल्स लिमिटेड एंड एज पर द डायरेक्ट मेथड. स्टार्टिंग ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन 35, तो ओपनिंग कैश हम लास्ट में शो करेंगे यहाँ पे. ओपनिंग कैश 35. रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 2783, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस आएगा. इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 300 आ जाएगा. इसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 128 इनफ्लो शो कर दो. पेमेंट टू सप्लायर पेमेंट टू सप्लायर इज 2047, पेमेंट टू सप्लायर दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो. पेमेंट फॉर फिक्स एसेट, पेमेंट फॉर फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो आ जाएगा 230. परचेज पेमेंट टू सप्लायर 230 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो. पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, पेमेंट फॉर ओवरहेड 115 एंड 69 टोटल करे तो 184 होगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस 184. फिर टैक्सेशन पेड इज 243, टैक्स पेड यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग में 243. डिविडेंड 80, डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 80 माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 250 माइनस होगा. एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 212, तो वो यहाँ पे लास्ट में शो कर देंगे 212. अब टोटल करें तो ऑपरेटिंग का टोटल 309, फिर इन्वेस्टिंग का टोटल 102 और फाइनेंसिंग का टोटल 30. ये सबका प्लस माइनस और ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे तो ये अपना आंसर 212 क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये अपना आंसर मैच हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 जो क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन थियरी से बेस्ड है एंड आंसर्स आर गिवन टू यू, डायरेक्ट हिंट्स आर गिवन टू यू, सो यू कैन सॉल्व द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14. आई एम स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 अगेन अ डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन.
Following is a cash flow statement of Alpha Limited for the year ended 31st March 2017. Question number 15. Cash flow of Alpha Limited for the year ended 31st March 17. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ओपनिंग कैश इज गिवन 10,000 प्लस 70,000, टोटल करे तो इट कम्स टू 80,000. 80,000 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर गिवन. फिर बोला है शेयर कैपिटल इश्यूड 5 lakhs, तो शेयर कैपिटल इश्यूड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस साइन से. उसके बाद रिसीवेबल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,50,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो 3,50,000. सेल ऑफ फिक्स एसेट 70,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो 70,000. After that, payment to creditors 90,000, payment to suppliers 90,000, payment to creditors, वो भी operating activity outflow. Salary wages and payment of overheads 25,000 and 15,000, total payment for expenses total 40,000, 25,000 plus 15,000, a total expense paid 40,000. Fixed asset purchase 4 lakhs, fixed asset is investing activity, purchase of fixed asset investing activity outflow 4 lakhs. Next, debentures redeemed. Debenture redeemed is a financing activity and outflow 50,000. Bank loan repaid, outflow financing activity 2,50,000. Taxation amount is given 55,000. So taxation paid 55,000, tax paid, outflow. Dividend paid 1 lakh rupees, financing activity outflow, dividend paid. And closing cash and bank balance is given 5,000 plus 10,000. Total is 15,000 is given. Okay. After that, टोटल इंडिविजुअल करे तो ऑपरेटिंग टोटल 165,000 आएगा, इन्वेस्टिंग टोटल इज 330 एंड फाइनेंसिंग टोटल 1 लाख, और उसमें ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे तो फाइनली अपना जो आंसर है 15,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस ये अपना मैच हो जाएगा. सो दैट्स इट हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो. ये 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे, खाली अमाउंट का फर्क था, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन करना था. इसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16 से. Starting the next question of cash flow statement, homework section, question number 16. Question is, prepare cash flow statement from investing activity of Creative Furnishing Limited for the year ended 31st March 15. Question जो आपको पूछा है that is cash flow statement prepare करना है किसका, तो cash flow statement of investing activity. Specific आपको ये बोला है कि investing activity से regarding जो activity है उसी का cash flow statement prepare करना है, सबका नहीं. यानी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है, ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो कवर होता है उतना ही लिखना है. इन्फॉर्मेशन इज प्लांट एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर 1,56,000. तो डिबेंचर इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में. क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम लॉस ऑन क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस ऑफ प्लांट इन फायर 49600. प्लांट लॉस हुआ, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी से प्लांट के क्लेम के पैसे मिले, तो दिस अमाउंट इज कवर्ड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी. बट ये प्लांट अगर सपोज हमने सेल किया होता, तो प्लांट सेल करने से जो इनकम मिलती है, कैश रिसीव होता है, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर करते हैं बिकॉज प्लांट का लॉस हुआ था. तो इवन दो इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वी कैन कंसिडर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो. अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी, अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, आउटफ्लो. Interest on loan received from subsidiary companies, that is investing activity cash inflow. Pre-acquisition dividend received from investments, investing activity. Debenture interest paid, financing activity. Term loan repaid, financing activity. Interest received on investment, investing activity. And book value of the plant sold out, that is investing activity. तो जितनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसी को हमें शो करना है. स्टार्ट करते वापस एक बार. यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके रखा है 16 नंबर आंसर. हमें जो प्रिपेयर करना है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओनली. ठीक है, तो इतना ही हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एक एक इन्फॉर्मेशन वापस पढ़ते जाते हैं. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, प्लांट अक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो यहाँ पे नहीं आएगा. प्लांट परचेस किया है बट सामने डिबेंचर इश्यू किया है, तो डिबेंचर इश्यू करके प्लांट खरीदा, तो इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं आएगा इनफैक्ट. इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम लॉस ऑन प्लांट, क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, तो वैसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का पार्ट होता है. बट अगर प्लांट हमने सेल किया होता तो जो कैश मिलता उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते. तो ये है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर करना हो तो आप कर सकते हैं. तो इसको हम लास्ट में देखते हैं, पॉइंट पेंडिंग रखते हैं. इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी कंपनी, अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो, तो 4,85,000 यहाँ पे आ जाएगा.
कैश रिसीव फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडी, बट आउटफ्लो है, माइनस साइन से शो करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम सब्सिडी कंपनीज, लोन रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम सब्सिडी कंपनी, तो दैट इज कैश इनफ्लो 82500, इसको यहाँ पे शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सब्सिडी कंपनी 82500। देन आफ्टर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 62400, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनकम, वो भी आएगा। आफ्टर दैट डिबेंचर इंटरेस्ट पेड नहीं आ सकता, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, टर्म लोन प्रीपेड दैट इज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट दो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 68,000, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 68,000, बट उसमें टीडीएस की अमाउंट है 8200, तो 68,000 जो है वो आपको नेट रिसीव हुआ है और उसमें 8200 टीडीएस कट हो गया होगा। यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव मीनिंग 68,000 इज आफ्टर टीडीएस अमाउंट, यानी इसकी ओरिजिनल वैल्यू अगर फाइंड करे तो 68,000 प्लस 8200 करे तो एक्चुअली इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ था 76200, और इसमें से 8200 का तो टीडीएस कट हो गया, सो एक्चुअली आपको इंटरेस्ट मिला कितना 68,000। देन आफ्टर बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट सोल्ड इज 84,000 एंड उसमें लॉस हुआ था 9600 का, तो 84,000 की बुक वैल्यू है, 9600 का लॉस हुआ था, तो प्लांट सेल किया होगा 74400 पे, ये प्लांट सेल किया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। एंड फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबका टोटल प्लस माइनस करे तो आंसर आएगा 197700। उसके अंदर एक चीज हमें एडजस्ट यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम लॉस ऑफ प्लांट ऑफ फायर 49600, वैसे है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट, बट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब बना रहे तो प्लांट के लॉस से जो पैसा मिला वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट अगर वो सेल किया होता तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते, तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते। लॉस इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट मिली थी दैट इज 49600, ये रिसिप्ट है, ये नेगेटिव आंसर था, 1977700 इज नेगेटिव आंसर and this is positive answer, and so net answer is 148,100, that is net cash flow from investing activity. Okay, so that's it for here question number 16. Starting with question number 18. Following are the extract of the balance sheet of Ajay Limited, and balance sheet share capital given, debentures given, unpaid interest given, P&L balance given, goodwill given, discount on issue of debentures given, and you are required to show the related items in cash flow statement. A discount on issue of debenture 10,000 was written off during the year and new debentures are issued at the end of the year. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट एक एक पॉइंट बैलेंस शीट से रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन शेयर कैपिटल देखे तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, लास्ट ईयर करंट ईयर शेयर कैपिटल बैलेंस सेम है, इसका मीनिंग की कोई शेयर कैपिटल करंट ईयर में इश्यू हुआ नहीं है। इसके बाद डिबेंचर्स 5 लाख से 7,50,000 हो गए, इसका मीनिंग 2,50,000 के डिबेंचर इश्यू हुए, बट डिबेंचर जो इश्यू हुए सामने डिस्काउंट की अमाउंट आप देखें तो डिस्काउंट पहले 90,000 था और इस साल 1,15,000 हो गया। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था कि करंट ईयर में 10,000 का डिस्काउंट को राइट ऑफ किया था, अब 90,000 का डिस्काउंट ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग 1,15,000, इसका मीनिंग डिस्काउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। 90,000 का जो डिस्काउंट था वो इंक्रीज होकर 1,15,000 हो रहा है, बट 90,000 में से बोल रहे कि 10,000 तो राइट ऑफ किया था, तो 10,000 राइट ऑफ करने के बाद इट शुड बी 80,000, क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 80,000, बट 80 की जगह कितना है 1,15,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि 35,000 रुपीज का हमने डिबेंचर्स इश्यू करने पे डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां कहां आएंगे। सबसे पहले 10,000 का जो डिस्काउंट राइट ऑफ किया होगा, तो 10,000 का डिस्काउंट जो राइट ऑफ किया होगा वो पीएनएल में राइट ऑफ किया होगा, तो प्रॉफिट के अंदर उसको एड बैक करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 उसको एड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद डिबेंचर जो इश्यू किए हैं नए डिबेंचर टोटल 2,50,000 के डिबेंचर, यहाँ पे डिफरेंस है क्या, इट कम्स टू 2,50,000, बट डिबेंचर डिस्काउंट का जो बैलेंस है वो 80,000 होने के बाद होना चाहिए था, उसके जगह बैलेंस हुआ है 1,15,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2,50,000 के जो डिबेंचर इश्यू किए हैं वो 35,000 डिस्काउंट से इश्यू किए हैं, एंड 2,50,000 माइनस 35,000 करे तो डिबेंचर इश्यू पे डिस्काउंट आपको जो मिला है, डिबेंचर इश्यू पे जो डिस्काउंट आपने कट किया उसके बाद डिबेंचर इश्यू की जो वैल्यू आपको मिली होगी वो खाली 2,15,000 ही रिसीव हुआ होगा।
तो उसको खाली कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 2,15,000 ओनली. 2,50,000 minus 35,000, 2,15,000. After that, unpaid interest of debenture is given 5,000. डिबेंचर का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, उसका 15% करे तो 75,000 डिबेंचर इंटरेस्ट होगा. 75,000 डिबेंचर इंटरेस्ट करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो पीएनएल में तो डेबिट हो ही गया होगा 75,000. तो 75,000 पीएनएल में जब डेबिट हो गया होगा तो प्रॉफिट में वापस एड बैक करेंगे, बिकॉज वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर उसको 75,000 को एड बैक कर दिया और उसके बाद 5,000 रुपीज अनपेड बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहा है. इसका मीनिंग ये हुआ कि 70,000 का जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो एक्चुअली पे हुआ है. आफ्टर दैट पीएनएल अकाउंट बैलेंस 50,000 से 90,000 हो गया. इसका मीनिंग पीएनएल का प्रॉफिट 40,000 रुपीज है. फिर गुडविल की अमाउंट 1,15,000 से 90,000 हो गई, मीनिंग देयर बाय 25,000 रुपए गुडविल के राइट ऑफ किए होंगे. तो गुडविल जो राइट ऑफ किए होंगे उसको यहाँ पे शो कर देंगे. गुडविल जो राइट ऑफ किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, 25,000 गुडविल रिटर्न ऑफ. फाइनली और कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं. टोटल करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट इज 40,000. फिर नॉन कैश एक्सपेंस एड बैक करेंगे 1,10,000. फिर बाकी कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो 40,000 प्लस 1,10,000 कम्स टू 1,50,000. और कोई चेंजेस है नहीं, तो फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो 1,50,000. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ था नहीं, जीरो था, नील. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर है 1,45,000. सो दैट वाज सिंपल क्वेश्चन 18 नंबर. वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस, आपके पास क्वेश्चन में आपको पूरा कैश अकाउंट दे दिया है, इसके ऊपर से खाली आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो फाइंड करना है. ठीक है, तो आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 लाख रुपए. यहाँ पे कैश, ये पूरा कैश अकाउंट ही है, तो इसके अंदर ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 1,04,000. बराबर. इसको अगर हम समझो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते तो ये अपना ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस होता. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूछा है, तो इसमें से कैश अकाउंट में से जितनी इन्फॉर्मेशन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड उतना हम शो करेंगे, बाकी का इग्नोर करेंगे. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश सेल्स इज 1,40,000. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है कैश सेल्स. ओके, ये कौन सी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैश सेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन शो करनी है. पीएनएल का प्रॉफिट आपको नहीं दिया, सो कंपलसरी ये क्वेश्चन जो आपको करेंगे वो क्वेश्चन आपको कंपलसरी एज पर दी डायरेक्ट मेथड ही करना पड़ेगा. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कैश सेल्स ऑन द डेबिट साइड 1,40,000. कैश सेल्स यहाँ पे शो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो. इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्शन मिला, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,75,000, वो भी आएगा ऑपरेटिंग में. आफ्टर दैट ट्रेड कमीशन 50,000 मिला था, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसको भी शो करेंगे. आफ्टर दैट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है. लोन फ्रॉम बैंक वो भी नहीं आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी नहीं आएगा. ऑन द क्रेडिट साइड कैश परचेज आएगा 1,20,000 बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो 1,20,000. ट्रेड पेबल्स वो भी आउटफ्लो 1,57,000, वो भी आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑफिस एक्सपेंसेस 75,000 वो भी होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, 75,000 नेगेटिव. इनकम टैक्स 30,000 यहाँ पे शो नहीं करेंगे. उसके बाद इनकम टैक्स यहाँ पे शो करेंगे बिकॉज टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पार्ट में माइनस में आ जाता है. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा. रिपेमेंट ऑफ लोन यहाँ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ये रिपेमेंट ऑफ लोन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ पे शो नहीं करते. एंड फाइनली डायरेक्ट मेथड से जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 17,000 रुपीज, दैट इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Prepare cash flow statement of M&T Limited for the year ended 31st March 15 with the help of the following information. First one, company sold out goods for cash only. आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या प्रिपेयर करना है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. इन्फॉर्मेशन आपको दी है पॉइंट्स वाइज. इसके ऊपर से कंपनी का डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा. डायरेक्ट मेथड से इसलिए क्योंकि अगेन क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट एक्टिविटी इंडायरेक्ट मेथड से आप नहीं कर सकते, तो कंपलसरी डायरेक्ट मेथड से करेंगे. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कंपनी सोल्ड आउट गुड्स फॉर कैश ओनली. कंपनी सोल्ड आउट गुड्स फॉर कैश ओनली, बराबर, ये आपको इन्फॉर्म किया है. उसके बाद है जीपी रेशियो 30% फॉर द सेल्स एंड जीपी इज 380 to 500. आपको जीपी रेशियो दे दिया और जीपी की अमाउंट दे दी है, तो जीपी रेशियो जीपी की अमाउंट के ऊपर से इसको डिवाइड बाय 30% करे
जीपी को डिवाइड बाय 30% करे तो आपको सेल्स की फिगर मिल जाएगी। तो 382500 डिवाइड बाय 30% करो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश सेल्स आएगा दैट इज 12,75,000 डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा। और ऊपर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो भी सेल्स है वो पूरा का पूरा कैश सेल्स है। सो 382,500 डिवाइड बाय 30% 12,75,000 कैश सेल्स मिल जाएगा। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पॉइंट, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो था वो कम था और क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 था, ज्यादा था, वो आपको इन्फॉर्म किया है। देखते हैं उसकी जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से आप सीओडीएस फाइन कर सकते हो, सीओडीएस से परचेज फाइन कर सकते हैं, परचेज के ऊपर से आप क्रेडिटर्स का पेमेंट फाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन शायद दिया हो सकता है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से सीओडीएस मिल सकता है, सीओडीएस से क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज मिल सकता है, क्रेडिट परचेज के ऊपर से क्रेडिटर्स का पेमेंट मिल सकता है जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। देखते हैं इसको यूज करना है कि नहीं करना, वो हम बाद में देखते हैं। ये पॉइंट पेंडिंग। पॉइंट नंबर 4, वेजेस पेड फॉर द ईयर 492500। तो वेजेस पेड जो है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, आउटफ्लो शो करेंगे। आफ्टर दैट ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेस वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, 75,000 आउटफ्लो शो करेंगे। After that 75,000, next one, dividend paid during the year 30,000. Dividend paid, it is a financing activity, outflow show करेंगे 30,000 minus sign से. Next one, bank loan repaid 2,15,000 with interest. The repayment of bank loan is a financing activity, outflow 2,15,000. After that 2,15,000. Next one was trade payables exceeds the balance of last year, that is by 25,000. यानी क्रेडिटर्स का बैलेंस लास्ट ईयर की कंपेयर में करंट ईयर में 25,000 ज्यादा है। इसके ऊपर से शायद आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट मिल सकता है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया। ये पॉइंट को भी पेंडिंग रखते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 8 दोनों साथ में देखने बाद में देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 460। अब देखो पॉइंट नंबर 3 और 8 जो हमने पेंडिंग रखा था उसका कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 9 में आपको दे दिया है कि व्हाट इज अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, पेबल टू क्रेडिट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 4,60,000। तो इन्वेंट्री का जो पर्पस था वो क्रेडिट परचेस ढूंढने, सीओजीएस ढूंढने के लिए था। सीओजीएस फाइन करके हम परचेस फाइन करते, परचेस फाइन करके क्रेडिटर्स का पेमेंट फाइन करते। बट क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में सीधा सीधा आपको दे दिया कि 4,60,000 का पेमेंट किया था क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो सीधा सीधा हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे माइनस साइन से 4,60,000। अगर ये नहीं दिया होता तो हमें कोई अकाउंट बना के कहीं से फाइन करना पड़ता। देन आफ्टर टैक्स पेड इज 65,000 एंड प्रोविजन 45,000। टैक्स पेड ही खाली आएगा, प्रोविजन हम यहाँ पे कैश फ्लो में शो नहीं करते। अगर वो इनडायरेक्ट एक्टिविटी का क्वेश्चन होता तो 45,000 टैक्स प्रोविजन प्रॉफिट में एडबैक होता, बट ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे इसलिए प्रोविजन यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर प्रॉफिट ऑफ 20,000। 7 लाख के इन्वेस्टमेंट को 20,000 प्रॉफिट से सेल किया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अमाउंटेड टू 85,000। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा, इनडायरेक्ट मेथड होती तो आता। प्लांट एंड मशीनरी परचेस 2,50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, आउटफ्लो। प्लांट एंड मशीनरी परचेस 2,50,000। देन आफ्टर कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन 2,06,07,500। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शो कर दे। डन, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो होगा 182,500। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होगा 4,70,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होगा 2,45,000 और ओपनिंग कैश उसमें ऐड करो तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 607,500 मैच हो जाएगा। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है सर, द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 एंड 2005 वेर समराइज एज फॉलो। आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है, 2005 2006 की आपको बैलेंस शीट दी है, जिसके अंदर है इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 60,000, रिजर्व्स बैलेंस गिवन, रिजर्व्स के अंदर है पीएनएल बैलेंस 5,000 एंड 4,000। देन आफ्टर दैट इज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 4,000 2,500, देन टैक्सेशन 1,500 1,000, डिविडेंड पेएबल दैट इज प्रपोज डिविडेंड। देन आफ्टर फिक्स एसेट्स में प्रीमाइज फर्नीचर व्हीकल्स बैलेंस गिवन। देन आफ्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स गिवन, करंट एसेट्स में स्टॉक डेटर्स कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन। The profit and loss account for the year ended 31st March 2006 disclosed as follow। आपको पीएनएल अकाउंट पूरा आपको नहीं दिया है, पीएनएल का आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट दिया है कि जिसके अंदर आपको सीधा
प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पीबीटी होता है वहां से आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। 4500 आपको पीबीटी दिया है, आफ्टर टैक्स प्रोविजन 1500 करंट ईयर का दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज गिवन दैट इज 2000 एंड रिटेन प्रॉफिट इज गिवन ₹1000। फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। फर्दर इन्फॉर्मेशन के अंदर डेप्रिसिएशन आपको दिया है करंट ईयर का, फिक्चर्स का 1000 एंड व्हीकल्स का 2500। फिर नीचे लिखा है डिस्पोजल्स में व्हीकल को डिस्पोज किया था, प्रोसेस फ्रॉम डिस्पोजल यानी सेल वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, व्हीकल को सेल किया था 1700 पे और उसकी डब्ल्यूडी यानी बुक वैल्यू थी 1000 रुपए और 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। एंड क्वेश्चन आपको पूछा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में वापस एक बार देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दी है, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज गिवन दैट इज पीएनएल दिया है और दूसरा आपको बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन दिया है जिसके ऊपर से आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट की एक एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद फिर पीएनएल। ओके, हमने एक बार पीएनएल पढ़ लिया, अगर बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल से कनेक्टेड कोई एडजस्टमेंट आता है तो साथ साथ पीएनएल भी देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखें 2 साल की बैलेंस शीट है 2005-2006। सबसे पहले आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 60,000। ओके, क्वेश्चन कौन से मेथड से करेंगे, तो पीएनएल आपको दिया है तो इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से 60,000 हो गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 10,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में इश्यू की होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम जहां पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको हम शो करेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 10,000 रुपीज हम पॉजिटिव शो करेंगे बिकॉज इट्स अ इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इसके बाद आगे बैलेंस शीट में कंटिन्यू। बैलेंस शीट में सेकंड पॉइंट था पीएनएल अकाउंट का बैलेंस 5,000 एंड 4,000। तो बैलेंस शीट में डिफरेंस पीएनएल का डिफरेंस है 1,000 रुपीज, 4,000 एंड 5,000 का डिफरेंस, जहां से अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसको हम यहाँ पे शो करेंगे पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट दैट इज ₹1,000। देन आफ्टर आगे बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स आर गिवन 2,500 था और 4,000 हो गए। क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो 2,500 से 4,000 क्रेडिटर्स हो गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने इनको पेमेंट नहीं किया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इसको शो करेंगे। तो पहले हम इसको लास्ट में स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं क्रेडिटर्स का। ओपनिंग वॉज 2,500, क्लोजिंग वॉज 4,000 एंड डिफरेंस इज 1,500 रुपीज पॉजिटिव बिकॉज क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन आफ्टर आगे क्वेश्चन में आफ्टर क्रेडिटर्स देयर इज अ टैक्सेशन 1,500 एंड 1,000 से नॉर्मली टैक्सेशन में क्या समझना होता है कि लास्ट ईयर का जो प्रोविजन होता है इस साल पे होता है। अगर आपको कोई पेमेंट की और इन्फॉर्मेशन पीएनएल अकाउंट के अंदर या कहीं पे भी एडजस्टमेंट में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि टैक्स प्रोविजन कितना पे हुआ, तो नॉर्मली ऐसा समझने का कि लास्ट ईयर का जो प्रोविजन हुआ होगा वो पे हुआ है और करंट ईयर का जो है वो प्रोविजन हुआ है। सो यहाँ पे देखिए टैक्सेशन में लास्ट ईयर का 1,000 है, इसको एडजस्टमेंट में कहीं लिखा नहीं कि एक्चुअल टैक्स कितना पे हुआ है। सो टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाए तो भी चलेगा, ना बनाओ तो भी चलेगा। 1,000 रुपीज समझने का कि लास्ट ईयर का जो टैक्स पेड है प्रोविजन है वो पे हुआ होगा और करंट ईयर का 1,500 प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा। ओके, ये 1,500 जो प्रोविजन है उसका दूसरा आंसर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर भी 1,500 का प्रोविजन आपको टैक्स का करंट ईयर का दिया है, मीनिंग पूरा का पूरा 1,500 जो है वो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन, इसमें लास्ट ईयर का कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो उसके हम दो आंसर लिखेंगे। 1,500 जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में उसको ऐड करना पड़ेगा 1,500 को, और लास्ट ईयर का जो 1,000 का टैक्स हमने पे किया होगा, तो लास्ट ईयर का जो पे किया होगा उसको हम कहां पे शो करेंगे, टैक्स पेड के टाइम में। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पे किया वो टैक्स पेड में जाएगा और 1,500 जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो प्रॉफिट में ऐड करेंगे। आफ्टर दैट देयर इज अ डिविडेंड पेएबल ऑफ लास्ट ईयर 1,000 एंड करंट ईयर 2,000। इसमें भी अगर आपको कुछ नहीं बोला है कि डिविडेंड लास्ट ईयर का पे हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा समझने का कि लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो पे हो गया होगा और करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा। तो लास्ट ईयर का 1,000 का जो डिविडेंड है 1,000 का डिविडेंड हमने पे कर दिया है और करंट ईयर का 2,000 का प्रोविजन। ओके, करंट ईयर का 2,000 का प्रोविजन अब पीएनएल में यहाँ पे भी उसका जस्ट दूसरा एक एडजस्टमेंट और आपके रिकंसिलेशन के फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली करंट ईयर में 2,000 का प्रोविजन हुआ था। तो ये पीएनएल अकाउंट के अंदर शो कर रहा है कि टोटल 2,000 का प्रोविजन क्रिएट हुआ था। तो 2,000 रुपए करंट ईयर का प्रोविजन है और 1,000 रुपीज लास्ट ईयर का पेमेंट है। तो 2,000 जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो पीएनएल में डेबिट किया होगा
अगर पीएनएल में डेबिट किया हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो पीएनएल में वापस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। और 1,000 रुपए जो करंट ईयर का टैक्स डिविडेंड पेमेंट किया होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर उसको शो करेंगे। लास्ट ईयर का जो पे किया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और करंट ईयर का जो प्रोविजन हुआ है वो पीएनएल में डेबिट हुआ है बट पे नहीं हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा बट प्रॉफिट में एड बैक करेंगे। और जो लास्ट ईयर का पे हुआ एक्चुअली वो पीएनएल में नहीं गया और उसको पे किया है तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आगे क्वेश्चन में जाए तो डिविडेंड पेएबल के बाद प्रीमाइसेस का बैलेंस है 10,000 10,000। देयर इज नो चेंज ऑन प्रीमाइसेस बैलेंस, सो इसको कैश फ्लो में कहीं पे शो करने की जरूरत नहीं है। और इवन प्रीमाइसेस के अंदर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई डेप्रीशिएशन ऐसा भी नहीं दिया है। डेप्रीशिएशन आपको दो चीज का दिया है, फिक्चर्स का और एक व्हीकल का डेप्री दिया है, प्रीमाइस का नहीं दिया है। तो प्रीमाइस का बैलेंस सेम है तो उसका कुछ नहीं करेंगे। आफ्टर दैट फिक्चर्स, तो फिक्चर्स का बैलेंस 11,000 था और 17,000 हो गया, तो फिक्चर्स में 6,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको। इसके सिवाय फिक्चर्स का डेप्रीशिएशन भी आपको यहाँ पे दिया है 1,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका अकाउंट प्रिपेयर करे फिक्चर्स का, तो फिक्चर्स का हमने अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया। ओपनिंग बैलेंसेस 11,000, क्लोजिंग बैलेंसेस 17,000। फिर 1,000 का डेप्रीशिएशन आपको क्वेश्चन में दिया है, डेप्रीशिएशन की एंट्री 1,000, और डिफरेंस जो आएगा ये आपको डिफरेंस शो करेगा, 7,000 रुपीज का डिफरेंस शो करेगा। डिफरेंस को हम मानेंगे कि वो परचेज हुआ है। तो इसकी दो इफेक्ट कैश फ्लो में जाएगी। जो डेप्री प्रोवाइड किया था वो पीएनएल में डेबिट किया होगा, उसको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा पीएनएल में। और 7,000 का फिक्चर्स परचेज के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा आउटफ्लो, तो 7,000 जो फिक्चर्स परचेज के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे आउटफ्लो शो कर देंगे। और जो डेप्रीशिएशन था वो डेप्रीशिएशन दो थे इनफैक्ट, एक यहाँ पे देखे पीएनएल के क्वेश्चन में, सॉरी पीएनएल अकाउंट के अंदर आप देखें तो पीएनएल में डेप्रीशिएशन यहाँ पे दो है, एक 1,000 है और दूसरा 2,500, टोटल करके तो 3,500 3,500 रुपीज का डेप्रीशिएशन होगा। वो 3,500 का डेप्रीशिएशन मैंने यहाँ पे टोटल से लिखा है। वैसे इसमें दो अमाउंट है, 1,500 एंड 2,000, तो एक फिक्चर्स का है और दूसरा है। तो फिक्चर्स का 1,500 ये जो था, ये फिक्चर्स का 1,000 जो था वो उसमें ऐड कर दिया, और दूसरा व्हीकल का था 2,500, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये फिक्चर्स अकाउंट जो है ये अपना फिक्चर्स अकाउंट क्लोज हो गया। इसमें डिफरेंस जो आया वो इंडिकेट कर रहा है कि फिक्चर्स हमने परचेज किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन में जाए तो आगे क्वेश्चन में फिक्चर्स हो गया। अब बैलेंस शीट के अंदर आगे नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल का। यहाँ पे हम पहुंचे व्हीकल का बैलेंस है 12,500 एंड 8,000। ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग है 12,500। इसका हम अकाउंट बनाए तो इसका हम यहाँ पे देखें व्हीकल का अकाउंट बनाया, ओपनिंग इज 8,000 एंड क्लोजिंग इज 12,500। इसका डेप्रीशिएशन आपको पीएनएल में दिया था, 2,500 रुपए का डेप्री था। फिर पीएनएल में एक और एडजस्टमेंट इसका दिया था कि 1,700 में व्हीकल सेल किया था, तो सेल्स की एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट, और इसके ऊपर 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ था वो भी पीएनएल में आपको दिया है। तो पीएनएल में जो प्रॉफिट दिया उसकी एंट्री होगी व्हीकल टू पीएनएल। अब इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, तो जो डेप्रीशिएशन है वो डेप्री पीएनएल में प्रॉफिट में ऐड होगा। जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल सेल किया उसका जो सेल वैल्यू है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो करेगा, और पीएनएल का जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में माइनस होगा, प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। तो इसकी तीन इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते जाते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो 1,700 सेल वैल्यू, इसके बाद 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और उसका जो डेप्रीशिएशन था उसको हमने यहाँ पे डेप्री में ऑलरेडी ऐड कर दिया था। इसके बाद आगे बैलेंस शीट के अंदर और देखें तो व्हीकल खत्म हो गया, उसके बाद करंट एसेट स्टार्ट होता है। करंट एसेट में स्टॉक और डेटर्स है 14,000, 17,000 एंड 6,000, 8,000। ये स्टॉक एंड डेटर्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट यहाँ पे हमने बनाया था लास्ट में। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में देखें तो डेटर्स का ओपनिंग 6,000, क्लोजिंग 8,000, डिफरेंस है 2,000। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मीनिंग आउटफ्लो है 2,000, और इन्वेंट्री 14,000 है और 17,000 है, तो डिफरेंस है 3,000। इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रही है, मीनिंग आउटफ्लो है। सो नेट वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आएगा नेगेटिव 3,500, इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कर देंगे। इसके बाद और कोई वर्किंग कैपिटल में पॉइंट है नहीं, इसलिए टोटल जो है 3,500, उसको वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस 3,500 इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देंगे। इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर लास्ट में बचा था कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग है 8,500 और क्लोजिंग है 6,000, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में शो करना होता है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस है 8,500, क्लोजिंग बैलेंस है 6,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग हमने शो कर दिया। इसके बाद बैलेंस शीट खत्म हो गया, पीएनएल से स्टार्ट करें तो पीएनएल का नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। ओके, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट जो है वो यहाँ पे आपको दिया है 4,500, बट हमने देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलरेडी पीएनएल का प्रॉफिट शो कर दिया है। ये हमने प्रॉफिट कहां से लिखा था, तो हम हमेशा प्रॉफिट बैलेंस शीट में से लिखते हैं, पीएनएल से नहीं। तो हमने बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट का पीएनएल का डिफरेंस था वहां से हमने स्टार्ट किया था, तो आपको अब वापस यहाँ पे प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पीएनएल में आगे जाए तो टैक्स, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी हमने इफेक्ट उसकी एडजस्टमेंट कर दिया।
उसके बाद डिविडेंड प्रोविजन है, उसका भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया। लास्ट में जो प्रॉफिट 1000 बचा, यहां से हमने पीएनएल स्टार्ट किया था। उसके बाद एडजस्टमेंट्स के अंदर और इन्फॉर्मेशन है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया। व्हीकल जो सेल किया था उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गया। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, बैलेंस शीट पीएनएल डन। अब इसको टोटल करना स्टार्ट करें तो पीएनएल का प्रॉफिट 1000, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल 7000, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का टोटल -700, तीनों का टोटल प्लस माइनस करे तो 7300 होगा कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें से 3500 वर्किंग कैपिटल माइनस करे तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स आएगा 3800। उसमें से 1000 रुपीज का टैक्स पेड माइनस करे तो 2800 आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में कुछ है नहीं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम्स टू 2800। फिर व्हीकल, एक और चीज, व्हीकल अकाउंट अपना क्लोज करना बाकी था। व्हीकल अकाउंट में क्लोज करे तो लास्ट में व्हीकल अकाउंट हमने क्लोज नहीं किया था, तो व्हीकल अकाउंट का डिफरेंस करे इट कम्स टू 8000 रुपीज का डिफरेंस। तो व्हीकल अकाउंट यहाँ पे क्लोज किया। व्हीकल का डिफरेंस जो 8000 शो कर रहा है वो अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी व्हीकल परचेस किया होगा। तो व्हीकल जो हमने परचेस किया उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर देंगे। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल आउटर कॉलम में नेगेटिव आ रहा है 13300, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल पॉजिटिव आ रहा है 9000। देन तीनों एक्टिविटी प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ले ले तो ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6000 रुपीज ये मैच हो जाएगा। ये टैक्स प्रोविजन अकाउंट जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, ये ना बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट समझ लिया था कि लास्ट ईयर का जो 1000 है वो इस बार पे हुआ होगा और करंट ईयर का जो 1500 है वो इस साल प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, जिसको हमने ऑलरेडी कैश फ्लो में शो कर दिया था। तो ये अकाउंट ना बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी सारे अकाउंट और कोई था नहीं, 2 अकाउंट थे और ये क्लोज कर दिया वर्किंग कैपिटल। एंड फाइनली ये अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ पे आप एक बार वापस फटाफट आंसर्स जस्ट कॉपी करना हो तो कर सकते हैं यहाँ से। वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन इज मैसेज ज्योति ऑफ स्टार ऑयल लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इन्फॉर्मेशन इज नेट प्रॉफिट गिवन 25,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना आपको सिंपल जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इसके अंदर डायरेक्टली आपको जैसे पीएनएल बैलेंस शीट आपको बना के नहीं दिया है, आपको सिंपल जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसके ऊपर से हमें क्या करना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन इज मिसेस ज्योति स्टार ऑयल लिमिटेड हैज कलेक्टेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। नेट प्रॉफिट इज 25,000, डिविडेंड इंक्लूडिंग टैक्स पेड 8535 डिविडेंड पेड, provision for income tax 5,000, dividend income tax paid 4248, loss on sale of assets, book value of the assets sold, depreciation, profit loss and investment वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जिसके ऊपर से लास्ट लाइन पहले रीड कर ले क्या पूछा है। क्वेश्चन आपको पूछा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2015 इन अकॉर्डिंग विद AS3। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल दिया है फर्स्ट लाइन में। तो नेट प्रॉफिट एज पर जो पीएनएल दिया इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब एक एक इन्फॉर्मेशन हम रीड साथ साथ करते जाते हैं और उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जहां पे होना चाहिए वहां पे रिकॉर्ड करते जाते हैं, और अकाउंट्स की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी लगभग। रीजन इसकी आपको सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी कि क्या क्या कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो हुए थे, क्या इनकम एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, ऑल इन्फॉर्मेशन आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड। सो इस क्वेश्चन में आपको लगभग कहीं पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट्स समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन की जिसके अंदर आपको खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट 25,000 गिवन। सो हमने यहाँ पे कैश फ्लो बनाया, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन आफ्टर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड देन आफ्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैलकुलेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 25,000 प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट। इसके बाद है क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इसके बाद आपको दिया है प्रोविजन फॉर इसके बाद आपको दिया है डिविडेंड 8535। डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन आपको दिया है 8535। डिविडेंड जो आपको दिया है दैट इज इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स पेएबल। तो डिविडेंड जो है वो पेड लिखा है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन के अंदर आपको एजम्पशन ऐसा लेने का है कि डिविडेंड जो पेड है, वैसे नॉर्मली ये होता है कि लास्ट ईयर का जो डिविडेंड प्रोविजन होता है वो पे होता है और करंट ईयर का प्रोविजन होता है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड पेड जो लिखा है इसका मीनिंग आपको ये समझना है कि लास्ट ईयर का प्रोविजन किया होगा जो इस साल पे किया है, यानी इस साल का प्रोविजन नहीं दिया है। आपको एजम्पशन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि राइट दिस सूटेबल एजम्पशन, तो डिविडेंड का एजम्पशन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये लास्ट ईयर का प्रोविजन किया होगा और इस साल पे किया होगा, करंट ईयर का प्रोविजन आपको दिया नहीं है। तो करंट ईयर का और इसको इंटरिम डिविडेंड नहीं समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। डिविडेंड पेड जो है उसको समझेंगे लास्ट ईयर का प्रोविजन और इस साल पे हुआ है।
अब इस साल पे हुआ है तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, डिविडेंड पेएबल टू कैश। तो डिविडेंड पेएबल टू कैश जब आप एंट्री पास करोगे तो इस सिचुएशन में आपके पीएनएल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में जो नॉर्मली पीएनएल में ऐड करते हैं यहाँ पे नहीं आएगा। 8535 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड जो पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो कैश आउटफ्लो शो करेगा, तो उसको यहाँ पे कैश आउटफ्लो शो कर देंगे, डिविडेंड पेड 8535। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में आगे, नेक्स्ट पॉइंट था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5000। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब जब प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं बिजनेस के अंदर टैक्स का, जब हम प्रोविजन करते हैं तो प्रोविजन पीएनएल में डेबिट होता है, एंट्री होती है पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। तो जब वो पीएनएल में डेबिट होता है तो पीएनएल में यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड करेंगे 5000 रुपीज, और पेमेंट नहीं किया 5000 रुपीज, खाली प्रोविजन किया है तो खाली प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एंट्री विल बी पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। तो पीएनएल आया तो इसकी वजह से प्रॉफिट में ऐड होगा। फिर नीचे लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसके नीचे लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स जो पे किया है तो वो टैक्स एक्चुअली लास्ट ईयर का पे किया होगा, तो जो टैक्स पे किया उसकी एंट्री होगी टैक्स प्रोविजन टू कैश। तो वो पीएनएल में ऐड नहीं होगा क्योंकि करंट ईयर में पीएनएल में ऐड होता है टैक्स प्रोविजन, ये तो टैक्स पेड है, तो इसको 4248 टैक्स पेड के हेड में खाली शो करेंगे। इसके बाद का पॉइंट था आफ्टर टैक्स प्रोविजन। नेक्स्ट पॉइंट वाज इनकम टैक्स पेड हो गया। उसके बाद था लॉस एंड सेल ऑफ असेट, और उसके नीचे लिखा है बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड। असेट सेल करके 40 का लॉस हुआ और जो असेट हमने सेल की उसकी बुक वैल्यू 185 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 185 की असेट को हमने 40 रुपए लॉस से सेल किया, मीनिंग 145 पे सेल किया होगा। तो इसकी दो एंट्री होगी, लॉस जो है पीएनएल में डेबिट हुआ होगा जो नॉन कैश एक्टिविटी है, तो पीएनएल में ऐड कर देंगे 40 रुपीज लॉस की अमाउंट को, और इन्वेस्टमेंट सेल किया तो उसको कैश इनफ्लो में शो करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 185 माइनस 40, इसकी सेल प्राइस होगी 145, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो शो करेंगे। आगे क्वेश्चन, बुक वैल्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, असेट सोल्ड। उसके बाद डेप्रिसिएशन 20,000। तो डेप्रिसिएशन जब पीएनएल में डेबिट होता है तो हर क्वेश्चन में आता है, हर पीएनएल में उसको वापस एड बैक कर देंगे 20,000 डेप्रिसिएशन एड बैक टू पीएनएल। आफ्टर दैट पीएनएल देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके नीचे लिखा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड 27765। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू आपको दी है 27765 और उसको 100 रुपए प्रॉफिट पे सेल किया था, तो उसकी सेल वैल्यू क्या होगी 27865 और प्रॉफिट हुआ 100 रुपए। जो प्रॉफिट हुआ था उसको पीएनएल में से माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा तो पीएनएल से माइनस करेंगे। और इसकी दूसरी इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर 27865 100 रुपए प्रॉफिट ऐड करके बुक वैल्यू वाज 27765, उसमें 100 रुपए ऐड कर दे तो सेल वैल्यू इसकी होगी 27865, इसकी सेल वैल्यू को इनफ्लो शो कर देंगे। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद है इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 2506। अब इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट इसको पीएनएल में क्रेडिट तो किया ही होगा। अगर पीएनएल में क्रेडिट हुआ होगा तो इसको वापस प्रॉफिट में से माइनस सबसे पहले करेंगे 2506, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो दैट्स वाई इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो शो करना पड़ेगा 2506। आफ्टर दैट 2506 नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी दिया है और उसके नीचे देखे तो इंटरेस्ट पेड भी दिया है, दो इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है और इंटरेस्ट पेड भी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का मीनिंग पीएनएल में डेबिट किया था 10,000, बट पेमेंट कितना किया था, तो इंटरेस्ट का पेमेंट किया था 10520, इंटरेस्ट का एक्चुअली पेमेंट किया था। तो इंटरेस्ट जो पीएनएल में डेबिट किया था उसको प्रॉफिट में वापस ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट होगा बिकॉज वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इंटरेस्ट को पीएनएल में ऐड करेंगे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन 10520 इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट जो पे किया था तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको आउटफ्लो शो करेंगे। ठीक है, पीएनएल में जो डेबिट हुआ था प्रॉफिट में ऐड करेंगे, जो एक्चुअल पेमेंट हुआ था फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। इसके बाद एक इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 56081। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना मीनिंग ये आउटफ्लो होता है, तो वर्किंग कैपिटल का नेट डिफरेंस आपको सीधा दे दिया है तो उसको 56081, ये वर्किंग कैपिटल का चेंज सीधा यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देंगे 56081। आफ्टर दैट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेज किया 14560। फिक्स एसेट परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको शो करेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट 14560 आउटफ्लो में शो करेंगे। आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 14560 दैट इज इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट्स किया था तो ये भी आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे 3850। इसके बाद है आफ्टर दैट 3850 द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा 34740, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको भी आउटफ्लो शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो आएगा। इसके बाद
प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल सिनेरियोस टू, कॉल सिनेरियोस मिलना मीनिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर उसको शो करेंगे पॉजिटिव साइन 2 से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू आफ्टर टू, दैट इज रिसिप्ट ऑफ ग्रांट ऑफ फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट मिली, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा और उसको पॉजिटिव साइन से फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे, पॉजिटिव साइन से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस। आफ्टर दैट प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग हो या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो दोनों को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लोज है, तो सो इनफ्लोज को हम इनफ्लो को पॉजिटिव साइन से यहाँ पे शो करेंगे। बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव साइन से आएंगे। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश 5003 एंड 6988। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश का हम लास्ट में यहाँ पे शो करते हैं, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश। ठीक है, ऑल द एडजस्टमेंट्स रन, कोई अकाउंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब देख ले कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई। तो नेट प्रॉफिट आ गया सबसे पहले, उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल 35040, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का टोटल -2606, उसके बाद वर्किंग कैपिटल का टोटल वर्किंग बिफोर कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल 57434, फिर वर्किंग कैपिटल का चेंज जो आया था माइनस करेंगे, तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स 1353, इसमें से टैक्स पेड माइनस करेंगे, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2895 माइनस, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो है नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट आउटफ्लो 2895। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो टोटल 22634 एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आउटर कॉलम 27514 पॉजिटिव। ठीक है, तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस प्लस ओपनिंग कैश, तो ये आपका आंसर 6988 ये मैच हो जाएगा। सो दैट्स इट हियर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 22। हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन रीड करें। Question is given below is the P&L account of ABC Limited and the balance sheet information of ABC Limited given to you. P&L account of ABC Limited for the year ended 31st December 2006 is given. Sales information, interest and dividend given, stock adjustments given, expenditures में purchase है आपके पास. After that there is wages, salary, other expenses, interest, depreciation, tax provision, profit after tax, profit available for distribution, appropriations में दो है, general reserve and profit transfer declared as a dividend, and profit last में 30 it is transferred to balance sheet. And balance sheet पूरा आपको नहीं दिया, but balance sheet की certain information आपको दी है, जिसके अंदर आपको debtors, inventory, creditors, outstanding expenses, outstanding wages, advance tax, provision for tax and assessed tax liabilities are given. And question आपको पूछा है prepare cash flow statement as per direct method, indirect method both. ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा एक बार फॉर्मेट वापस जरा देख ले। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये पहले मैंने डायरेक्ट मेथड से कराया, और क्वेश्चन में एक और चीज, क्वेश्चन में आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछा है। क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में आपको खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो कैश फ्लोज है उतना ही आपको प्रिपेयर करना है, यानी पूरा कैश फ्लो नहीं, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से और ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम ही होता है दोनों मेथड में, इसलिए आपको वो नहीं पूछा है। सो मेजर जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, वो आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला फॉर्मेट जो है वो एक बार जरा देख ले। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आता है कैश सेल्स होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता है। इसके अंदर हम पीएनएल के प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करते, बट इंस्टेड ऑफ पीएनएल बाकी सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंस, टैक्स पेड एंड पेमेंट फॉर वेजेस। ऐसे सारे एक्सपेंसेस हम इनकम्स एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्टिविटी के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे रिसिप्ट और पेमेंट हम यहाँ पे शो करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैश परचेज एंड कैश सेल्स सारी एक्टिविटी यहाँ पे हम डायरेक्टली शो करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बैलेंस शीट आइटम्स से। तो बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर सबसे पहले मेरे पास डेटर्स है। डेटर्स का ओपनिंग देखें तो डेटर्स का ओपनिंग है 250, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप देखें दिस 250 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 400। तो डेटर्स का मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो इसके वजह से मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड जब रिकॉर्ड करूंगा तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मैं सेल्स शो नहीं करता, मैं क्या शो करूंगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फाइंड करने के लिए अपने को डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, जिसके अंदर देखिए ओपनिंग बैलेंस है 250 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 400। एज पर द बैलेंस शीट मैंने लिख दिया, ये रहा बैलेंस शीट के अंदर 250 एंड 400 डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स अकाउंट में डाल दिया। इसके बाद पीएनएल अकाउंट में आप जाए तो पीएनएल अकाउंट के अंदर सेल्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है 4150, सेल्स की इन्फॉर्मेशन है।
तो सेल्स जब आपको दिया है तो सेल्स हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा हमने डेटर्स को सेल्स किया होगा। क्वेश्चन में आपको बोला नहीं कि कैश सेल्स भी है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है। अब क्रेडिट सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन है तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री आएगी डेटर्स अकाउंट में डेबिट से डेटर्स टू सेल्स 4150 एंड डेटर्स अकाउंट क्लोज करे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपको मिल जाएगा 4000। ये 4000 जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिला इसको हम डायरेक्ट मेथड के अंदर यहाँ पे कैश फ्लो में शो कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सेम वे सेकंड पॉइंट था इन्वेंट्री, बैलेंस शीट के अंदर जाए आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का जरूरत कब पड़ती है, तो जब क्वेश्चन में आपको परचेज की इन्फॉर्मेशन ना दिए तो इन्वेंट्री के ऊपर से हम सीओजीएस को यूज करके परचेज फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप पीएनएल में देखें तो परचेज की अमाउंट ऑलरेडी 2400 रुपीज परचेज की अमाउंट ऑलरेडी आपको दे दी है, तो आपको स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन है उसका आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रेडिटर्स अकाउंट आप प्रिपेयर करके पेमेंट टू क्रेडिटर्स फाइंड कर सकते हैं। बाकी स्टॉक की जरूरत पड़ती है पेमेंट टू क्रेडिटर्स फाइंड करने के लिए, अगर आपके पास परचेज ना हो तो स्टॉक को यूज करके परचेज फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे परचेज की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट, इसके बाद वाला पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 230 और क्लोजिंग है 250। तो अपने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस इज 230 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 250। इसके बाद परचेज की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे दी है जो हमने देखी अभी। परचेज की एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय परचेज 2400। इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट का डिफरेंस आएगा 2380। ये क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया होगा एंड क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हमने किया है उसको हम कहां पे शो करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2380। ठीक है, इसके बाद आगे बैलेंस शीट में और जाए तो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन में यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिटर्स हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस की इन्फॉर्मेशन है 40 एंड 50। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस का ओपनिंग है 40 और क्लोजिंग है 50। ठीक है, अब पीएनएल अकाउंट के अंदर देखें तो वेजेस की अमाउंट कितनी है, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर वेजेस यहाँ पे देखें 800 रुपए का वेजेस दिया है। ये 800 रुपए का वेजेस जो है वो पे हो चुका है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो 800 रुपए का खर्चा हुआ है बट पे किया पूरा का पूरा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 800 रुपए की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू वेजेस, पीएनएल टू वेजेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे पास करेंगे पीएनएल टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपए, जो पीएनएल में डेबिट हुआ बट पूरा पे हुआ नहीं होगा। तो 800 ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, 800 रुपए करंट ईयर का खर्चा लिखा, तो इसके डिफरेंस के फॉर्म में आपको मिलेगा 790 रुपीज आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट ईयर में पे किया होगा। तो करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग वेजेस पे किया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो शो करेंगे, तो उसको यहाँ पे शो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पेमेंट फॉर वेजेस 790। ठीक है, सेम वे नेक्स्ट पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे है 10 और 20। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग 20। तो सिमिलरली जैसे वेजेस का अकाउंट बनाया था सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग 10 एंड क्लोजिंग 20। ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद पीएनएल में जाके देखते हैं कि एक्चुअली कितना एक्सपेंस हुआ था। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर आप देखें तो पीएनएल में एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन आपको दी है 200 रुपीज पीएनएल अदर एक्सपेंस करके। एक्सपेंस ये 200 रुपए पीएनएल में डेबिट तो हुआ है बट जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पे हो गया होगा। तो इसको हम सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जब इसको रिकॉर्ड करें तो एंट्री होगी पीएनएल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब क्लोज करेंगे तो डिफरेंस आएगा 190। ये 190 डिफरेंस जो आया वो क्या शो करेगा, तो इतना हमने पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस पे किया होगा, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे कैश फ्लो में 190 पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आउटफ्लो माइनस साइन से। इसके बाद आगे बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर देखो एडवांस टैक्स, इसके बाद वाला पॉइंट है एडवांस टैक्स 180 एंड 195 और टैक्स प्रोविजन है 180 एंड 200। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है असेस टैक्स लायबिलिटी 180। अब यहां पे आप देखें तो लास्ट ईयर का प्रोविजन एडवांस टैक्स 180 था और प्रोविजन फॉर टैक्स भी 180 था। यहां पे इंफॉर्मेशन देखें लास्ट ईयर का टैक्स प्रोविजन 180 था, एडवांस टैक्स 180 था, और उसके नीचे लिखा है कि इनकम टैक्स असेस 180। इसका मीनिंग ये हुआ कि लास्ट ईयर का जितना टैक्स हमने असेस किया था उतना ही हमने भर भी दिया था और उतना ही इनकम टैक्स वालों ने लायबिलिटी कैलकुलेट की। हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी फाइनली लायबिलिटी डिसाइड करती है तो लायबिलिटी 180 हमने पे ऑलरेडी एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे कर दिया। अब समझो वापस एक बार, लास्ट ईयर 180 का टैक्स प्रोविजन किया होगा, लास्ट ईयर 180 का एडवांस टैक्स भी लास्ट ईयर भर दिया है, और करंट ईयर में पता चला कि फाइनली 180 टैक्स भरना था, तो लास्ट ईयर में 180 तो एडवांस में भरी दिया है, तो अब इस बार आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो इसका अकाउंट ना बनाए तो अभी आप ओरली समझ सकते हैं कि ये तीनों की इफेक्ट नलीफाइड हो रही है, वो सब कुछ लास्ट ईयर में हो चुका है, तो इसको आपको करंट ईयर में कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। 180 जो 3 बार है उसको कहीं आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद करंट ईयर में टैक्स प्रोविजन दिया है 200,
और एडवांस टैक्स दिया है 200, एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन है 195 और टैक्स प्रोविजन 200 है। अब टैक्स प्रोविजन जब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे तो उसके अंदर इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडवांस टैक्स को, प्रोविजन फॉर टैक्स को, बट यहां पे कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत डायरेक्ट मेथड में नहीं आता। डायरेक्ट मेथड में हम पीएनएल से स्टार्ट नहीं करते तो एडवांस टैक्स उसके अंदर कहीं नहीं आता, टैक्स प्रोविजन उसके अंदर कहीं नहीं आएगा। तो एडवांस टैक्स जो 195 पे किया वो डायरेक्ट मेथड के अंदर वो आएगा। तो जो हमने टैक्स एडवांस में पे किया करंट ईयर का 195, उसको खाली हम यहाँ पे शो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लास्ट ईयर का जो पे हो चुका है वो लास्ट ईयर पे हुआ होगा, करंट ईयर के कैश फ्लो में नहीं आ सकता। तो लास्ट ईयर का जो 180 3 बार इन्फॉर्मेशन दी थी वो पूरा 0 हो गया, और करंट ईयर का जो टैक्स पे हुआ एडवांस में 195 उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। और 200 जो करंट ईयर का प्रोविजन था वो इनडायरेक्ट मेथड में आएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट के अंदर देखें तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में जितनी थी वो सारी होगी। इसके बाद जरा पीएनएल देख ले, पीएनएल में क्या क्या पेंडिंग पॉइंट्स है। तो पीएनएल में से हमने देखो पहला पॉइंट सेल्स हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, सो हमें तो ऑपरेटिंग बनाना है तो इसको इग्नोर करेंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक की इफेक्ट परचेज पेमेंट टू क्रेडिटर्स में आ जाती है। उसके बाद परचेज की इफेक्ट हमने ऑलरेडी कर दी, वेजेस सैलरी कर दिया, अदर एक्सपेंस कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है तो यहां कुछ नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश है, इसलिए हम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड होगी तो उसमें एड बैक करेंगे। उसके बाद बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप देखें तो बाकी की इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स प्रोविजन है। टैक्स प्रोविजन की इफेक्ट ऑलरेडी हमने जो टैक्स 200 जो प्रोविजन है वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, बट उसमें जो टैक्स एडवांस टैक्स है 195 उसको हमने ऑलरेडी शो कर दिया। उसके बाद लास्ट ईयर का पीएनएल का बैलेंस आपको दिया है 50, वो यहाँ कहीं नहीं आएगा, हम पीएनएल यहाँ पे लिखते ही नहीं है। और लास्ट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह सब इन्फॉर्मेशन दी है जो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं नहीं आएगा, इनडायरेक्ट मेथड में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उसके बाद कैश परचेस है नहीं क्वेश्चन में, कैश सेल्स है ही नहीं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट से हो गया, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट में से हो गया, टैक्स पेड अकाउंट में से मिल गया, और पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ये अकाउंट में से मिल गया। एंड फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल फाइनली कैश फ्लो देखे तो इट कम्स टू 445 एज पर दी डायरेक्ट मेथड। सो इसके लिए हमारे क्या करना है कि हमें ये करना है कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो हम चेंज इन क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन हम शो करते हैं, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम शो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में हो हर चीज का अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे डेटर्स को हम कहां दिखाते हैं तो डेटर्स इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जाते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज के स्टेटमेंट में, क्रेडिटर जाता है वहां पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सब कहां जाता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में। जिसके लिए डायरेक्ट मेथड के अंदर जो वर्किंग कैपिटल में जाता है इनडायरेक्ट मेथड में उसके सारे अकाउंट बना के आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये चारों अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्टली शो करेंगे। सो दैट्स इट हियर फॉर डायरेक्ट मेथड। इसके बाद अब देखते हैं यही क्वेश्चन वापस इनडायरेक्ट मेथड से। स्टार्टिंग विद नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमें पता है कि हमारा जो पीएनएल का प्रॉफिट जो कैश फ्लो का स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट जो स्टार्ट करते हैं वो हम वहां से हम हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ये रहा आपका इनडायरेक्ट मेथड का आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट लॉस है वो हम क्वेश्चन के अंदर से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको पीएनएल बैलेंस शीट दोनों दिया है। पीएनएल अकाउंट में आप देखें तो पीएनएल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे 510 रुपए का करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है। वो 510 के प्रॉफिट में 50 रुपए लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया और टोटल प्रॉफिट बना 560। इसमें से अप्रोप्रिएशन 530 माइनस किया और फाइनली प्रॉफिट कितना बचा 30। बट ध्यान दें कि ये जो प्रॉफिट फाइंड किया है 30 रुपीज का जो प्रॉफिट फाइंड किया है, ये 30 रुपीज का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे ये 50 रुपीज जो है ये 50 रुपीज लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया है जो नहीं होना चाहिए। हमें जो पीएनएल का प्रॉफिट लेना वो करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है, लास्ट ईयर का नहीं। सो फाइनली एट द एंड हमारे पास प्रॉफिट है कितना 30 का, बट ये 30 के अंदर लास्ट ईयर का प्रॉफिट 50 इंक्लूड है। तो इसका मीनिंग ये हुआ 30 माइनस 50, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट रिमूव कर दूं तो करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा कितना, तो प्रॉफिट नहीं बचेगा, लॉस हो जाएगा 20। तो अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहाँ पे पीएनएल के नेट लॉस 20 लॉस से स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा क्वेश्चन जो स्टार्ट करता हूँ वो पीएनएल के अप्रोप्रिएशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है वहां से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो ये 20 रुपीज यहाँ से लॉस लिया। उसके बाद यूजुअली हम जो करते हैं बैलेंस शीट पहले देखते हैं उसके बाद पीएनएल देखते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन देखें तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे डेटर्स, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडवांस टैक्स, अप टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे वर्किंग कैपिटल चेंज के पार्ट है। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर उसके अकाउंट्स नहीं बनते, जबकि डायरेक्ट मेथड के अंदर ये सारी चीजों के अकाउंट्स बनते हैं वर्किंग कैपिटल वालों के। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनता है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये रहा।
वर्किंग कैपिटल चेंज स्टेटमेंट, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस करे तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 230 और क्लोजिंग है 250, सो नेट चेंज आया 20। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है सो पॉजिटिव 20। डेटर्स 250 है ओपनिंग, बैलेंस शीट में से आपको ये सारी फिगर्स मिल जाएगी। 250 डेटर्स ओपनिंग है और 400 क्लोजिंग है, सो नेट चेंज 150। डेटर्स कम हो रहा है, सॉरी डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स आउटफ्लो 150। इन्वेंट्री 180 से 200 हो गई, सो इन्वेंट्री 20 परचेज की होगी, सो 20 आउटफ्लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस 40 से 50 हो गए, सो 10 लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो इट्स अ इनफ्लो। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 to 20 हो गया, तो 10 रुपीज का डिफरेंस हुआ इनफ्लो। एंड फाइनली वर्किंग कैपिटल का चेंज फाइंड करें तो इट कम्स टू 130 नेगेटिव। ये वर्किंग कैपिटल का जो चेंज आया था 130 नेगेटिव, उसको हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो कर देंगे। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल से जब हमने स्टार्ट किया होगा तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट जो था उसके अंदर हम करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल का जो चेंज था यहाँ पे ये रहा 130 रुपीज चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, इसको हम शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट देखे आगे, तो बैलेंस शीट में डेटर्स हो गया, फर्स्ट यहां तक हो गया, अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक हो गया, सब ये सारी चीजें डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब कुछ कहां गया, तो ये सब कुछ हमने वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में शो कर दिया। उसके बाद एडवांस टैक्स, प्रोविजन टैक्स और नीचे जो दिया है असेस टैक्स लायबिलिटी, ये तीनों को एक साथ समझे। तो पहले वापस एक बार इसको मैं वापस रिपीट कर दूं, ये मैंने आगे भी समझाया डायरेक्ट मेथड में। लास्ट ईयर का हमने प्रोविजन किया था टैक्स का 180 और एडवांस टैक्स भी भरा था 180, और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमारा टैक्स असेस किया भी 180। लास्ट ईयर का जितना हमने टैक्स प्रोविजन किया था उतना ही हमें पे करना है और उतना हमने पे कर दिया है, तो इसमें करंट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो करंट ईयर में कौन सी इफेक्ट आएगी, तो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है 195, सॉरी करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है 200 और एडवांस टैक्स है 195। तो एडवांस टैक्स जो पे किया था वो आएगा और टैक्स प्रोविजन जो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा उसकी इफेक्ट आएगी। तो इनडायरेक्ट मेथड में जब प्रॉफिट में हम एडबैक करते चीज है उसके अंदर टैक्स प्रोविजन की जो अमाउंट है वो 200 वो प्रॉफिट में एडबैक हो जाएगी, और टैक्स पेड जो किया था वो टैक्स 195 रुपीज जो टैक्स पे किया था वो टैक्स पेड के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बैलेंस शीट में आगे जाए तो बैलेंस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद पीएनएल में देखें तो पीएनएल के अंदर पहले सेल्स है जो ऑपरेटिंग है, यहाँ पे देखना ही नहीं इनडायरेक्ट मेथड में। इंटरेस्ट डिविडेंड देखना नहीं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग का ही हम तो बना रहे हैं। उसके बाद परचेज नहीं आएगा, वेजेस सैलरी नहीं आएगा, अदर एक्सपेंस नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग का पार्ट होता है इसलिए यहाँ नहीं आएगा, और डेप्रिसिएशन 100, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में एडबैक करना पड़ेगा, नॉन कैश एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आगे डेप्रिसिएशन के बाद देखे तो आफ्टर डेप्रिसिएशन देयर इज टैक्स प्रोविजन 200, तो टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी हमने अभी ऐड कर दिया। उसके बाद लास्ट ईयर का प्रॉफिट 50 है, उसको रिमूव कर दिया था हमने। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है और डिविडेंड, ये दो चीजें लास्ट की, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड प्रपोज। तो डिविडेंड प्रपोज और डिविडेंड प्रपोज, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये दोनों प्रॉफिट में ऐड करेंगे क्योंकि अप्रोप्रिएशन में माइनस हुआ था तो प्रॉफिट में वापस एड बैक करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस एक और चीज, या इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एडबैक तो करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट में डेबिट किया होगा इसलिए एडबैक करेंगे। एंड सेम वे इंटरेस्ट इनकम जो था पीएनएल में क्रेडिट किया था वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट प्रॉफिट में क्रेडिट हुआ था तो इसको लिए माइनस करना पड़ेगा 100 रुपए। ठीक है, और फाइनली ये इनडायरेक्ट मेथड को यहाँ पे टोटल करें तो नेट प्रॉफिट -20, एड जो चीजें हो रही है वो 890 और माइनस जो हो रहा है 100, और फाइनली टैक्स पेड माइनस करें, टैक्स पेड जो है वो माइनस करें, फाइनली आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 445 यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये जो लास्ट की दो चीजें मैंने की है यहाँ पे, ये 100 और ये इंटरेस्ट का 60, ये कहाँ पे दिया था, तो ये पीएनएल अकाउंट के अंदर यहाँ पे दिया था। पीएनएल अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपीज इंटरेस्ट इनकम थी जो पीएनएल में क्रेडिट हुई इसलिए माइनस करना था, वो रह गया था, वो माइनस कर दे। और उसके बाद एक और चीज इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट पीएनएल में डेबिट हुआ तो उसको वापस एड बैक करना पड़ेगा, तो 100 माइनस किया और 60 को मैंने यहाँ पे ऐड किया। एंड फाइनली प्लस माइनस करके आपका जो फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है दैट विल बी 445 जो आपका मैच हो जाएगा। जो डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर आता है और इनडायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर शो करता है। सो दैट्स इट हियर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.